नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में अंशुमान जी हैं। ये है अर्थात। संडे आ गया होगा आप लोगों के कैलेंडर में और घड़ी में 10 बज चुके होंगे और अर्थात शुरू हो गया होगा। इस बार अर्थात में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने कमेंट कर करके पिछले अर्थात का कमेंट सेक्शन भर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि हम इस पर बात करने ही वाले थे और ये हमारी प्लानिंग में था। और आगे बढ़ने के पहले अंशुमान जी, पिछला अर्थात जो था इसका आपने शीर्षक दिया था मगर हकीकत है। जीडीपी कैसे वन आइड मॉन्स्टर की तरह है, इसकी दूसरी आंख बंद है, जिसकी दूसरी आंख है ही नहीं, वो बेखबर है तमाम सच्चाइयों से। देखना उखना हो तो प्लेलिस्ट है ललन टॉप की अर्थात की, वहाँ जाकर आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं। हाँ, और इस पर कुछ लोगों की शंकाएं समाधान जीडीपी को लेकर थे, जिसको हम बाद में आज के एपिसोड के बाद एक दो सवाल हैं जो मेरे पास आए जिन पर हम चर्चा कर लेंगे। पक्का पक्का पक्का। आगे बढ़े अंशुमान जी, इस बार इंडिया टुडे हिंदी अंक क्या है इस बार? इस बार का अंक कांग्रेस पर है। अच्छा। और इस बार का अंक ये समझने की कोशिश करता है कि भारत की जो फर्स्ट फैमिली है, जो पहला परिवार है, वो कैसे अपनी पार्टी में और बाकी जगह अलग थलग और अकेला पड़ गया है। कांग्रेस का फर्स्ट फैमिली है वो, जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है भारत की में वो एक किस्म का जो परिवार का अकेलापन है, हालांकि इसमें एक पैराडॉक्स है परिवार का अकेलापन, लेकिन वो पैराडॉक्स है। और कैसे आने वाले जो चुनाव हैं वो चुनाव ये निर्धारित करेंगे कि सोनिया, राहुल और प्रियंका कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति रहेगी और भारत की राजनीति में भी उनके भविष्य को लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं। और कांग्रेस के भीतर बहुत सारी गतिविधियां G23 वाली जो पूरी बहस है, G23 की जो संदर्भ में जो बहुत सारे डिसिडेंस और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उसकी तह तक जाकर समझने की कोशिश है कि भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसके भीतर हो क्या रहा है। हाँ, ये देखने लायक बात होगी क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने अपने तरीकों से प्रचार में व्यस्त हैं। हाँ, प्रचार में व्यस्त हैं और उनकी पार्टी के नेता अपने अपने तरीकों से असहमतियां दर्ज करने में डिसेंट दर्ज कराने में व्यस्त हैं। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं अंशुमान जी, अर्थात पर आते हैं। शीर्षक दिया है आपने चमत्कारी राहत। ठीक है, बहुत सारी बातचीत होगी, सबको पता है कि क्या बात होने वाली है। रोजगार पर बात होने वाली है। रोजगार की जब बात होती है देश में, रोजगार की क्राइसिस की बात होती है, तो एक सवाल ज़रूर उठता है और एक जवाब ज़रूर आता है कि साहब, अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि नौकरियां दी जाएं या रोज़गारों का सृजन किया जा सके। लेकिन आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं, बहुत सारे उदाहरण लेकर आए हैं कि जॉब्स रहीं कैसे, जॉब्स आई कैसे और जॉब्स बची कैसे। आप कई सारे उदाहरण लेकर आ रहे हैं इस बार के अर्थात में। तो मेरा ये सोचना था कि हम 3 हिस्सों में इस बातचीत को करें। एक कि क्या है स्थिति, दूसरी देश दुनिया में क्या हो रहा है, और तीसरी हमारे लिए क्या सीख हो सकती है। सबसे पहली बात पिक्चर की बात ये, और महत्वपूर्ण बात ये, हमने इसका शीर्षक चमत्कारी राहत या करिश्माई राहत क्यों रखा? क्योंकि आमतौर पर आर्थिक तर्कों के आधार पर सिद्धांत कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे गले नहीं उतरती और जब आर्थिक तर्क और आर्थिक आंकड़ों से या पैमानों से या अर्थव्यवस्था की जो हमारी समझ है, जो पिछले आंकड़ों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर बनती है, उसे कहीं बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो तुमको वो चमत्कारी लगता है। जैसे कि किसी को भी ये सोचकर आश्चर्य होगा, आपको भी और किसी सामान्य व्यक्ति को जो अर्थव्यवस्था को बहुत गहराई से ना भी समझता हो, उसे ये सोचकर आश्चर्य होगा कि अगर कहीं मंदी है तो क्या उसके बाद भी बेरोजगारी रोकी जा सकती है? अगर मंदी आई है, लॉकडाउन हुआ है, अर्थव्यवस्थाएं बंद हो गई हैं, कामकाज बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, उसके बाद भी क्या बेरोजगारी रोकी जा सकती है? क्या कमाई बढ़ाई जा सकती है? और दूसरा बड़ा सवाल कि जब देश की अर्थव्यवस्था की कमाई टूट गई हो, जीडीपी क्या है? देश की आर्थिक कमाई है, और अगर देश की नेशनल इनकम टूट गई हो तो उसके बाद भी क्या लोगों की कमाई में कमी रोकी जा सकती है? आम लोगों, और एक दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की कमाई में कमी भी रोकी जा सकती है और यहां तक कि उनकी कमाई बढ़ाई जा सकती है। ये तो ऐसे चमत्कार संभव है ये यहाँ, और जिसे अगर हम किसी के सामने कहें तो वो कहेगा असंभव है, कैसे हो सकता है? जब आपके देश का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, माइनस में आ गया तो लोगों की इनकम कैसे बरकरार रह सकती है? अगर फैक्ट्रियां ही बंद हैं, कामकाज बंद है, तो उनके रोजगार कैसे बचे रह सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से देखें, अगर हम अपना सामान्य समझ को इस्तेमाल करें सिद्धांत, तो हमें लगेगा कि असंभव है, लेकिन असंभव है नहीं, ये संभव हुआ है। बेकारी और मंदी के बीच
कहीं कहीं जब आप ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, महंगाई बढ़ाने की व्यवस्थाएं हो सकती हैं और आय घटाई जा सकती है, तो दुनिया में ऐसा भी हुआ इसी लॉकडाउन के दौरान जब कई सारे देशों ने इस मंदी के बीच अपनी आबादी को बेकार होने से बचाया, बेरोजगार होने से बचाया, और बेरोजगार होने से ही नहीं बचाया, उन्हें गरीब होने से भी बचाया, उनकी आय घटने से भी बचाया। और यह करिश्मा सामूहिक रूप से दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में हुआ जो हम तक नहीं आया, या शायद हमने उसकी जानकारी नहीं दी। तो जब हम बेरोजगारी की बहस करते हैं और हमें कहते हैं हमेशा, जैसा आपने कहा कि नहीं सरकार के पास संसाधन नहीं है, सरकार तो मजबूरी में टैक्स लगा रही है, और सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो उसका काम कैसे चलेगा, तो एक बार हमें अपने सामने कुछ आईने भी रखने चाहिए। हाँ, मतलब कि अर्थव्यवस्था जो दुनिया भर की है, उसके सापेक्ष जो रोजगार के सृजन की जो बात हो रही है, उसकी क्या स्थिति रही है पिछले कुछ सालों में? मतलब एक वो पीरियड था जो प्री कोविड पीरियड था, जहाँ पे वैश्विक मंदी चल रही थी, देश में भी थी, दूसरी सरकारों ने कैसे काम किया, क्या काम किया? प्री कोविड से ज्यादा कोविड के दौरान, क्योंकि हमारी तुलना इस समय सिर्फ कोविड के दौरान है कि कोविड के दौरान हम वर्स्ट हिट हैं, क्योंकि हम वर्स्ट हिट हैं। और जब हम दुनिया का हिस्सा अपने को मानते हैं, हम मानते हैं कि दुनिया की हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा बजट इतना बड़ा है, भारत कई सारे मंचों पर लीड करता है, तो हमें वो आईने ज़रूर देखने चाहिए। और खासतौर से उस समय सिद्धांत जब पूरे देश में बेकारी को लेकर तमाम माहौल है, लोग रोजगार मांग रहे हैं, लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि उनकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ती जा रही है, मंदी के बीच में महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का बोझ भी है, तो क्या दुनिया ने इससे उल्टा क्या किया? उन्होंने ये चमत्कार कैसे किया कि जब उनकी भी अर्थव्यवस्थाएं कॉन्ट्रैक्ट की थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में कॉन्ट्रैक्शन आया था, मानी रिसेशन आई थी, मंदी आई थी, अमेरिका में, यूरोप में, एक एक देश आप चुन लीजिए, सबको, केवल चीन को छोड़कर, पर चीन भी जीरो पर आ गया था। उन सारी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा उन्होंने क्या किया कि ये बिल्कुल चमत्कार ही हो गया। मतलब वो देश, उन देशों में क्या हुआ, ये आंकड़े अभी ताजे, मैकेंजी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट रिलीज की, मैकेंजी ने, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया, आंकड़ा दिया, जो हमारे लिए भारत में इस समय समझना जरूरी है। और क्या अगर सरकारें चाहें और वो संकल्पबद्ध हों तो कैसे वो भयानक संकट के बीच में भी लोगों को मदद कर पहुंचाती हैं, वो ये देखने की बात है। 2019 और 2020 की जो चौथी और दूसरी तिमाही लें हम, जो कि पिछले साल की तिमाही थी, हमारे यहाँ तिमाही जो है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर की गणना होती है मार्च से मार्च के बीच में, वहाँ कैलेंडर ईयर होते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, तो हम इस तिमाही के आधार पर मानते हैं कि 19 और 20 की तिमाही जो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन और कोविड से प्रभावित तिमाही थी, वहां यूरोप का जीडीपी 14% कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया। जैसे कि भारत का जीडीपी हमने पहली तिमाही में -25%, -24% कॉन्ट्रैक्ट करते देखा था, यूरोप का जीडीपी 14% कॉन्ट्रैक्ट कर गया। लेकिन आश्चर्य की बात कि वहां पर बेकारी में रोजगार में गिरावट केवल 3% रही, यानी देश की अर्थव्यवस्था की आय 14% घटी, पर रोजगारों में कमी केवल 3% रही। और लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी जो खर्च योग्य है सारी चीजें भुगतान निकालकर जो खर्च योग्य है, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, उसमें केवल 5% की कमी आई। यानी देश की इकोनॉमी की कमाई में, आय में 14% की कमी आई और लोगों की कमाई में केवल 5% की कमी आई। ये मैकेंजी की ताजी रिपोर्ट कहती, और ये क्रॉस द यूरोप, पूरे यूरोप में हुआ, अलग अलग आकार की, अलग अलग लेवल की, अलग अलग आयु वर्ग की, अलग अलग डेमोग्राफी की, अलग अलग इनकम लेवल्स की अर्थव्यवस्थाओं का एक सामूहिक डेटा है। अमेरिका में तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। अमेरिका में जीडीपी 10% कॉन्ट्रैक्ट कर गया कोविड लॉकडाउन के दौरान और कोविड की समस्या के दौरान, लेकिन वहाँ रोजगार भी टूटे, रोजगार भी कम हुए, क्योंकि बार बार हर महीने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आते थे और अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए लोग आगे आते थे। लेकिन सिद्धांत सरप्राइज होगा कि वहाँ लोगों की कमाई 8% बढ़ गई। और ये आश्चर्य है, ये पिछले मंदी के दौर के ताजा इतिहास, ये स्टिमुलस चेक वाली, हाँ, ताजा इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट कर गई और वहां लोगों की इनकम बढ़ी हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड के दौरान यूरोप और अमेरिका के देशों ने करीब करीब $10 खरब खर्च किए अपने लोगों की जीविका बचाने पर, उन्हें गरीबी में जाने से बचाने पर, और उन्हें विभिन्न तरह की सुविधाएं देने पर। जो 2008 में जो मंदी में जो सरकारी मदद दी गई थी, उसका 3 गुना था। और अगर आप इसे इसी लेवल की, इसी आकार के किसी और बड़े रिलीफ पैकेज से या स्टिमुलस पैकेज से या सहायता पैकेज की कल्पना करें, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही आप कल्पना कर सकते हैं, जो मार्शल प्लान आया था, जो बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि ये डिवास्टेशन या ये जो तबाही है, ये उसी तरीके की थी, उससे 30 गुना ज्यादा था। यूरोपीय समुदाय की सरकारों ने
प्रति व्यक्ति $2,342 और अमेरिका ने प्रति व्यक्ति $6,752 ज्यादा खर्च किया अपने लोगों की जीविका बचाने पर, उनकी कमाई बचाने पर। जो सामान्य वो खर्च करते थे उससे ज्यादा $6,752 अमेरिका ने ज्यादा खर्च किया और $2,342 यूरोप के देशों ने ज्यादा किया। और इनके पूरे के पूरे फोकस, इस पर पहले भी चर्चा करते रहे और बेकारी के संदर्भ में समझना जरूरी है कि सरकार की नीतियों की वरीयताएं क्या होती, और इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लोगों की इस मंदी के दौरान नौकरियां बचाने पर केंद्रित था या उनकी कमाई में कमी रोकने पर केंद्रित था। अब वो नाम तैरकर भारत में और पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं। या तो उन्होंने यानी दो काम किए, एक तो कंपनियों को पैसा दिया कि लोगों को निकालो मत, और लोगों के हाथ में पैसा रखा कि आप अपने पैसे अपने पास रखो। उसका असर क्या हम बताते हैं। और वो नाम जो अब हमारे पास अब तैरकर पूरे देश दुनिया में फैल रहे हैं, जैसे कुर्ज़बेत जर्मनी की फेमस स्कीम, शुमेज पार्शियल जो फ्रांस की स्कीम, फरलो ब्रिटेन की स्कीम, पेचेक प्रोटेक्शन अमेरिका की स्कीम। इन स्कीमों के बारे में जो लोग नहीं जानते थे, इन स्कीमों के जरिए पूरी दुनिया में, कनाडा की स्कीम्स और बाकी स्कीम, उनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हुई कि अच्छा ये एक नए किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जब देश की अर्थव्यवस्था या देश के लोग गहरे संकट में हैं तो सरकारें इस तरह से भी काम कर सकती हैं। और काम क्या किया उन्होंने, बहुत स्पष्ट रूप से समझने की देखने की जरूरत है। उन्हें पता था कि इकोनॉमी बंद है, उसमें कोई डिमांड नहीं आने वाली। जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होंगी, वैक्सीन नहीं आएगा, ट्रैवल नहीं शुरू होगा, तब तक लोग खर्च नहीं करेंगे। तो इनकी बजटों का पूरा प्रोसेस और जो खर्च का पूरा प्रोसेस था वो इस पर केंद्रित था, एक, लोगों की बचत बचाई जाए, उनकी बचत संरक्षित की जाए, क्योंकि उनके पास जो उन्हें अपनी बचत ना खर्च करनी पड़े। भारत में क्या हुआ, लोगों ने अपनी बचत तोड़ कर खर्च करना शुरू किया क्योंकि उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। फिर मार्केट खुला तो बचत करके रख लिया, मार्केट में और नहीं खर्च किया। उन्होंने अपनी उनकी बचत बचाई जाए, जिससे कि दूसरी चीज ये कि उनकी आवास की और चिकित्सा की लागत इस दौरान कम की जाए, क्योंकि उन्हें जिसे उनको जो हाउस रेंट पे करने पड़ते हैं, जो उन्हें हाउसिंग पे बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, बिजली के, पानी के, बाकी चीज़ों के, वो सब कम किए जाए, क्योंकि उनकी जो रेगुलर इनकम प्रोसेस है वो रुक गया है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि जैसे कि यूरोप के देशों ने अपने यहाँ मकान के किराए कम करा दिए, जो किराए पर रहने वाले लोग थे। लोकल अथॉरिटीज से कहा कि वो जो बिल्स कलेक्ट करती उनके रेट्स कम कर दें। जो अनिवार्य पेंशन भुगतान होते हैं हर जगह कि आपको अपनी सैलरी से एक हिस्सा प्रोविडेंट फंड जैसी व्यवस्थाओं में, उस जैसी व्यवस्थाएं जो दुनिया में है वहाँ देना पड़ता है। उसमें स्विट्जरलैंड ने, आइसलैंड और नीदरलैंड में कहीं कहीं सरकारों ने वो भुगतान अपनी तरफ से किए और आपसे कहा और हमसे कहा, जैसे अगर आप वहाँ रहते होते और कोविड लॉकडाउन के दौरान आप कुछ नहीं कर पा रहे होते तो आपको फिर अपने पीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, आपके बदले सरकार आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रही होती अगर आपकी नौकरी। अच्छा, मतलब आप 4 महीने जॉब से बाहर हैं तो उस ड्यूरेशन का पूरा जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी। हाँ, तो वो सरकारों ने किया और कई जगह प्राइवेट सेक्टर ने जो कंपनियां थी उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन किया। एक दिलचस्प बात और देखने वाली कि अब चूंकि हमारे पास सारे आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो ये हमारे लिए जाना जरूरी, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नई व्यवस्था थी इस कैपिटलिज्म में, इसमें प्राइवेट सेक्टर उनके साथ खड़ा हुआ था। पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में प्राइवेट कंपनियों को बहुत नुकसान हुआ, दिवालियां हुई कंपनियां। हमने इस पर डिस्कस किया कि अमेरिका में बड़े बड़े पैमाने पर बैंक्रप्सीज फाइल हुई, कंपनियां बंद हुई, सर्विसेज सेक्टर में बड़ी बीमारी आई, लेकिन कंपनियों ने सरकारी प्रोत्साहनों का इस्तेमाल करते हुए जॉब्स को कंजर्व करने में, रोकने में की पूरी कोशिश की। अगर सरकार ने कहा कि हम आपको नौकरी बचाने के लिए इतना पैसा देते हैं तो उन्होंने उस नौकरी को रोका। इसके अलावा जिन कंपनियों के पास क्षमताएं थी उन्होंने अपने कर्मचारियों के काफ़ी सारे खर्चे या काफ़ी सारे भुगतानों को अपने सर पर लिया, अपनी जिम्मेदारी पर लिया और उन्हें सरकार से मदद मिली और कंपनियों ने अपने फायदे के। अब हुआ क्या, इसका चमत्कार क्या हुआ मंदी के ये ऐसा चमत्कार भी नहीं देखने दिया। दूसरा चमत्कार है, पहला तो हमने इस पर डिस्कस किया कि कैसे देश की आय टूटने के बाद भी रोजगार अपनी जगह बने रहे और कमाई बढ़ गई, जो कि आमतौर पर हम नहीं देखते। दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई जो कि मंदी के बीच जब रोजगार लोगों के महफूज थे, वो केवल घरों में बंद थे, पैसा उनके अकाउंट में आ रहा था, उन्हें कर्जबेत से, उन्हें पेचेक प्रोटेक्शन से, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से, उन्हें फरलो बेनिफिट्स मिल रहे थे। तो हुआ ये कि आश्चर्य की बात यह कि अमेरिका में 2020 की तीसरी तिमाही में सिद्धांत लोगों की जो बचत दर थी, जिसको कि हम डिस्पोजेबल इनकम के रेशियो में नापते हैं, यानी खर्च योग्य आय के अनुपात में नापते हैं, वो 16.1% बढ़ गई। अच्छा, खर्च तो किया नहीं लोगों ने, तो उनकी सेविंग्स ग्रो करती चलेगी क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके आने जाने पर पाबंदियां थी। और यूरोप में तो इससे और ज्यादा हुआ, यूरोप में तो करीब 24% बचत बढ़ गई। अच्छा,
24% बचत बढ़ गई, क्योंकि बाहर मार्केट क्लोज था और उनकी इनकम नहीं घटी थी। अब इस परिस्थिति को एक बार जो लोग समझ रहे हैं, उस दौरान भारत की परिस्थिति की कल्पना करें कि भारत में हम कहां खड़े हुए थे जब यूरोप में ये हो रहा था। अब तो वी वर तो ब्लोइंग आउट व्हाटएवर वी हैड। हाँ, हमारे पास तो सब खत्म हो रहा था। अब इसे समझें तो देखें कि इससे हुआ क्या। मंदी से उबरने के लिए क्या चाहिए? मंदी से उबरने के लिए सिर्फ इकोनॉमी का खुलने का इंतजार करने की जरूरत थी कि इकोनॉमी खुले और जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ, इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई। जैसे लोगों के पास उनकी बचत मौजूद थी, लोगों के पास उनकी कमाई मौजूद थी। जैसे ही इकोनॉमी खुलना शुरू होगी, ये सारी डिमांड, ये सारा पैसा, जिन्होंने 1 साल कपड़े नहीं खरीदे, 1 साल सामान नहीं खरीदा, 1 साल ट्रैवल नहीं किया, 1 साल घूमने नहीं गए, वो जो सारा एक्सपेंडिचर है जो उन्होंने रोक रखा था, वो वापस इकोनॉमी में आएगा। और इसलिए, हालांकि इसका एक और पहलू है कि इससे महंगाई आने का खतरा है इन अर्थव्यवस्थाओं में शुरुआती तौर पर, जो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन इससे जो बड़े पैमाने पर वहां रिकवरी होगी वो काफी तेज होगी, क्योंकि ये सारा पैसा तो लोगों के हाथ में रखा हुआ और मौजूद है, उसको खर्च करेंगे। ये बात सही है कि अमेरिका और यूरोप की सरकारें अपनी सारी ताकत के बाद, सारी तकनीक लगाने के बाद भी मौतें नहीं रोक पाई, बीमारी का फैलना नहीं रोक पाई। ये एक अलग फ्रंट की बात है। ये उनकी बड़ी असफलता थी, वो नहीं रोक पाई, क्योंकि ये पेंडेमिक थी और पेंडेमिक या महामारियां ऐसे ही फैलती। पेंडेमिक को केवल सरकार की जिम्मे नहीं देना चाहिए, लोगों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने सिद्धांत करोड़ों परिवारों को अगर आप देखें तो बेकारी और गरीबी की विपत्ति से तो बचा लिया, उन्हें गरीब होने से, बेकार होने से तो रोक लिया। अब हम जब इसे देखें तो, और दूसरी तरफ देखें कि बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश थे जिन्होंने एक्ट ऑफ गॉड के सहारे बहुत सारा टैक्स लगाया। अब हम जहां भारत में खड़े हैं, अगर आप देखें कंपनियों ने बड़े पैमाने पर मुनाफे कमाए। हमने इस पर चर्चा की अर्थात में कि कंपनियों के जो डेटा है कि 500% मुनाफे घटे। लोगों के नौकरी से जाने के बाद भी पे में कंपनियों के मुनाफे बढ़े, उनके नौकरी कटने के बाद, उनके सैलरी कटने के बाद, लोगों की नौकरियां जाने के बाद सरकार ने टैक्स बढ़ाया, लोगों की जिंदगी महंगी की, तरह तरह के टैक्स लगाकर, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात हो, चाहे डीजल पेट्रोल पर टैक्स लगाने की बात हो। अगर आप इसे देखें तो जिस पूंजीवाद का हम अक्सर सवाल उठाते हैं, और आज जब भारत में सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है और बाकी चीज़ों की तरफ जा रही है और हम पूंजीवाद पर बहस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो ये वो नया पूंजीवाद था यूरोप और अमेरिका का, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बिल्कुल नई व्यवस्था का आविष्कार किया संकट के दौर में, कि नहीं, अगर उसको वैक्सीन मिलने में समय लगता है तो उसकी जीविका और उसकी बीमारी, उसकी आय और उसकी इनकम उसे बचाया जा सके। अब जैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल वहां हुआ, भारत में क्यों नहीं हो सकता था? भारत में सरकारों ने इस तरीके की चीजें क्यों नहीं सोची? उल्टे तो कंपनियों को लोन माफी दी। हाँ, अब मतलब मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, अर्थात में ही आया था सर एक बार, मैं पिछले साल जब हम लोग कोविड के लॉकडाउन के समय ये अर्थात शूट कर रहे थे, तो उसमें किसी ने कहा था कि पेचेक प्रोटेक्शन की, जिसमें आपने बात की थी, राहत ऐसी भी होती है, मेरे ख्याल से उसका शीर्षक था उस अर्थात का। तो उसमें किसी ने कहा था कि क्या हम एक देश के तौर पे ज़्यादा उस कंपनियों के बारे में सोच रहे हैं बजाय लोगों के बारे में? दिखा आपको, अगर आपने पूरा आत्मनिर्भर पैकेज देखा, पर जितना हम इस पर बराबर चर्चा करते रहे कि आत्मनिर्भर पैकेज के बाद क्या भारत के रोजगारों के परिदृश्य में कोई बदलाव आया? नहीं आया। जितने लोग लॉकडाउन लगने के समय बेकार थे, उससे 12 से 14 करोड़ ज़्यादा लोग बेकार हो गए, और जैसे से लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ बेकारी बढ़ती गई। अब आप केवल एपल टू एपल कंपेयर करें, आप देखिए कि इनकम, डिस्पोजेबल इनकम के सिकुड़ने से कल्पना करें, से अगर आप तुलना करें, भारत में कोविड से पहले की जो मंदी थी, उस दौरान लोगों की डिस्पोजेबल इनकम 7.1% टूट चुकी थी, क्योंकि हमने देखा था कि 2018-19 के आंकड़े थे कि भारत में बेकारी 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर थी। तो यानी भारत में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम या उनकी जो खर्च योग्य आय थी, उसमें गिरावट तो कोविड से पहले ही शुरू हो गई थी। लॉकडाउन के दौरान भारत में डिस्पोजेबल इनकम और बुरी तरह टूटी। यानी अगर आप कंपेयर करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर इस साल, अगर हम इसे, हमारे पास अभी इसका आंकड़ा नहीं है, पर लेकिन हम जो सामने तस्वीर दिख रही है उससे देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर इस साल -9% या -10% या -8% के साथ खत्म होती है, यानी अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में 8% की टोटल इनकम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो भारत में लोगों की आय में कॉन्ट्रैक्शन उसका 3 गुना ज़्यादा होगा।
3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। और मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था 10% नीचे गिरती तो लोगों की कमाई 20 से 25 से 30% गिरेगी। जबकि बाकी देशों में अगर आप देखें तो लोगों अर्थव्यवस्था तो टूटी लेकिन लोगों की कमाई और आय में बढ़ोतरी नहीं हुई। और इसलिए हम जहां खड़े हैं वहां कमाई में गिरावट के बाद अब महंगाई हमारे सामने खड़ी हुई है जो हर किस्म से कमाई की और आय की दुश्मन है। तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि लोग ही तो अर्थव्यवस्था हैं, लोग ही तो सब कुछ हैं, उन्हें उनकी जिंदगी जीने की लागत तो कम से कम ना बढ़ने दी जाए। एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग अभी इस समय बहस करते हैं और कहते हैं कि सरकार टैक्स लगाती है और इसके लिए टैक्स लगाती है। उन्हें गहराई से सरकार के टैक्स आंकड़ों को, सरकार के खर्च को, वो कहाँ खर्च करती है, उस खर्च से आपकी मैसेज भी आने लगता है सर कि मतलब ये आप टैक्स इतना लगाए तो देश में रक्षा बजट पे भी बात करो। आपकी जिंदगी में बेहतरी से उस टैक्स का क्या रिश्ता है। हम दुनिया में खपत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है, सबसे ज्यादा, जबकि हमारे यहाँ लोगों के खपत के स्तर कितने कम है। अधिकांश लोग तो सामान्य खपत के लेवल से भी नीचे खड़े हुए हैं। ये कभी बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंस है उसमें। अलग चर्चा का विषय। बहुत छोटी सी आबादी है जो वेलाफ है, बाकी तो लोग 15 से 20,000 25,000 रुपए इनकम वाले लोग हैं। हम खपत पर दोहरा तेहरा टैक्स लगाते हैं। हम कभी इस टैक्स का हिसाब भी नहीं पूछते, हम कभी पूछते भी नहीं सरकारों से, राज्य सरकारों से, लोकल बॉडी से कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, हमारी जिंदगी की जीने की लागत में क्या हम उन सेवाओं पर भी टैक्स पे करते हैं जो सेवाएं हम निजी क्षेत्र से खरीद रहे हैं। आपको टैक्स पे अगर जानना हो तो एक अर्थात के दो एपिसोड का जिक्र है, इसमें एक आदमी की टैक्स की डायरी है। हाँ, डायरी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि भारत में जो कॉर्पोरेट्स को सीधी टैक्स एग्जम्पशंस दिए जाते हैं, जो रियायतें दी जाती हैं, उनका रोजगारों में बढ़ोतरी से कोई रिश्ता होता है कि नहीं होता है। जब कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया गया था 2018 में, तब कहा गया था कि उससे एम्प्लॉयमेंट आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो वैसा नहीं हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है सिद्धांत, कभी कभी ऐसा वक्त होता है, संकट का वक्त होता है, तब हमें पलटकर ये पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि आखिर जिस वेलफेयर स्टेट की हम कल्पना करते हैं, जो हमसे टैक्स वसूल कर बनाया जा रहा है सरकार ने पूरे लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल डीजल पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाकर वो वसूला। वो वेलफेयर स्टेट हमें मिलेगा कब? जब हमारा बाईबैक कब आएगा? जब हम सबसे ज्यादा, हमारा इन्वेस्टमेंट है सरकार में, हमने सरकार को टैक्स दिया जब हम सबसे ज्यादा संकट में हैं, जब हमारी नौकरियां नहीं हैं, तब हमें वो रिटर्न कब आएंगे जो टैक्स के तौर पर हमने सरकार को दिए हैं लगातार। और भारत में ईमानदारी से सारे लोग टैक्स भरते। कंजम्पशन पे तो आप टैक्स रोक ही नहीं सकते। 99% लोग, 100% लोग कंजम्पशन पे टैक्स पे करते हैं। ये समझना जरूरी है कि दो चीजें हमें इस पूरे कोविड के दौर से समझ में आई कि एक चीज जो ब्रीफ में लास्ट में समझना जरूरी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स के तरीके बदलते हैं। सरकार और समुदाय के बीच रिश्ते के तरीके बदलते हैं। दुनिया में जो सबसे कैपिटलिस्ट कंट्री थे, उन्होंने बहुत तेजी से अपने यहाँ समुदाय और सरकार के बीच रिश्ते बदले और इससे सरकारों में विश्वास बढ़ा। हाँ, मतलब जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा इनफेमस थे, हाँ, उन्होंने वही काम कर दिखाया। उन्होंने और इसके साथ उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ जोड़ा। और दूसरी चीज ये कि दुनिया में कम से कम कहीं भी सरकारों ने अभी बजट आया है अब यूके का, तब वहां पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की बढ़ोतरी की गई है। इस दौरान सरकारों ने टैक्स नहीं बढ़ाया लोगों के जीवन पर। उनके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से, चाहे वो इंपोर्ट के जरिए हो, चाहे वो वैट के जरिए जो वहाँ लगता है, लोगों के टैक्स नहीं बढ़ाए। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना ज़रूरी है कि जब हम रोजगार और बेरोजगारी और बाकी चीज़ों की बात करते हैं और हमारे सामने ये तर्क दिए जाते हैं कि साहब सरकार का इतना खर्च है, तो हम एक बार सरकार का खर्च भी तो भीतर से देखें कि सरकार का खर्च कहाँ है और किस तरीके से। तो भारत में आने वाले समय में, अभी ये मंदी लंबी चलेगी, अभी हम इसमें लंबे समय तक जूझेंगे। सरकार को ये सोचे, जब से ये बजट आया था तो हमें उम्मीद थी कि सरकार नए तरीके के सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर सोचेगी, वो सोचेगी हुआ नहीं, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आया। तो जब अब जो विवाद और बहस शुरू होगी प्राइवेटाइजेशन के आसपास, निजीकरण के आसपास, उसे संतुलित करने के लिए सरकार को भारत में नए तरीके के सामाजिक अनुबंध सरकार और समुदाय के बीच, जिससे वो टैक्स लेती है और चलती है, और सरकार और उद्योग और समुदाय के बीच, कम्युनिटी और लोगों के बीच नए तरीके के सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो मंदी के समय ये सारी चीज़ें बार बार लोगों को परेशान करेंगी कि आखिर उनके रिटर्न क्या है, क्या उनके। अब इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बचत करने वालों का, जिस पर हम कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे। अब मेरे को एक चीज़ सूझ रही है, मैं चाह रहा हूँ वो पूछ लूँ कि टैक्स की बात हम कई बार कहते हैं
और कई बार हिमायतियों द्वारा और कई बार नेताओं द्वारा ये तर्क दिया जाता है आपके सामने, और ये लोग सवाल भी पोज करते हैं कि साहब केवल इंडिया के टैक्स की बात क्यों कर रहे हैं, हम वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो यूरोप के कई देशों में हाई टैक्सेस हैं, यूरोप के कई देशों में हाई टैक्सेस की बात करते हैं, यूएस के कई सारे देशों में हाई टैक्सेस की बात करते हैं, लेकिन हम कहीं कहीं लोग ये बताने में चूक जाते हैं कि वहाँ की कमाई, कम से कम लोगों के हाथ में पैसे रखे हैं वहाँ पे, एंड वी आर लूजिंग मनी हियर। देखिए ये भी बहस डिफरेंट है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, पर संकेत में हम बता दें आप कैसे टैक्स को नापते हैं। टैक्स भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अधिकांश लोग टैक्स तो इनकम के आधार पर लगता है ना। अगर आप टैक्स जीडीपी रेशियो देखेंगे तो सरकार के नजरिए से देखने वाले लोग, भारत में लोगों की कमाई कितनी है, अधिकांश लोगों की आय का स्तर क्या है, उस हिसाब से आप टैक्स के देखेंगे। यूरोप में या अमेरिका में अगर हाई टैक्सेस लगते हैं तो ऐसे मौक़ों पर ही नजर आते हैं। ऐसे मौक़ों पर जब क्राइसिस होती है तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल बेनिफिट सिस्टम्स के जरिए अपनी आबादी को मदद करते हैं। ये हमें दिखता है। वहाँ भी टैक्सेस हैं, कई जगह ऊंचे टैक्सेस हैं, कंजम्पशन पे भी टैक्सेस हैं। भारत का टैक्सेशन सिस्टम, इतना बड़ा बजट, इतने सारे दोहरे तिहरे टैक्स, राज्य सरकारें अलग टैक्स लगाती, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती, पेट्रोल डीजल पर 5-6 तरीके के अलग अलग टैक्स लगते हैं। इतना बड़ा टैक्स सिस्टम अगर सबसे बड़े संकट में भारत में नए रोजगार जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, रोजगारों में गिरावट नहीं रोक पाया, 12-13 करोड़ लोगों के रोजगार अगर संरक्षित नहीं कर पाए, तो इतने बड़े टैक्स सिस्टम के बारे में और उसकी एफिकेसी के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि हम ये जो लॉन्ग रोप दे रहे हैं ना रोजगारों को, कि जब इकोनॉमी रिकवर होगी तब काम आएगा। तो जब इकोनॉमी कब रिकवर होगी? हमने तो भारत में सबसे तेज ग्रोथ के दिनों में भी रोजगार बढ़ते नहीं देखे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। बेस्ट ग्रोथ के ईयर्स में भी भारत में बेकारी बढ़ी थी, वो एक अलग चर्चा का विषय है कि ग्रोथ के कारण भारत में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का डाइवर्जेंस क्यों है। और अभी जब बेमुरवत टैक्स लगाए जा रहे हैं तो अभी तो होनी चाहिए। अभी तो कम से कम हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि महामारियों ने दुनिया के देशों का गवर्नेंस के सोचने समझने के तरीके बदल दिए हैं। वो नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, वो कंपनियां नए तरीके से सोसाइटी को देख रही हैं, कंपनियां नए तरीके से कम्युनिटी को देख रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो डिफरेंट तरीके से फील कर रही हैं, कि उनको पता है कि अगर इनके हाथ में पैसा नहीं होगा तो यही तो हमारा कल का ग्राहक है। तो आज यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी बाउंस बैक करने की स्थिति में क्यों है? क्योंकि उनके दोनों हाथों में पैसे रखे हुए हैं। वैक्सीन का डोज लगा और मार्केट खुला कि उनके पास पैसे हैं और इकोनॉमी, और हमें लॉन्ग टर्म लगेगा इससे उबरने में, क्योंकि हमारे पास तो लोगों ने अपनी बचतें ही खत्म कर दी इस दौरान। हाँ, और जो बचत कर सके वो खर्च करने होते हैं। और अब इसके बाद जब मान लीजिए उनको 2 साल बाद, 1 साल बाद उनकी नौकरियां या उनके वेतन वापस आएंगे, तो पहले वो अपना बचतों का नुकसान पूरा करेंगे, पहले अपने फ्यूचर के लिए वो सेव करेंगे जो वो खा गए निकाल कर इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसके बाद हम करेंगे। तो हमारी रिकवरी क्यों लंबी होगी? हमारी रिकवरी इसलिए लंबी होगी कि ऐसे मौके पर सरकार को इंटरवीन करना चाहिए था हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे हाथों में। वो हमें यहाँ हमको अनुपस्थित दिखाई देता है। और यही वो चमत्कार है जो चमत्कार हमको सरकारी हस्तक्षेप का है, जो सरकार का जो हेल्पिंग हैंड है, जो सरकार का संवेदनशील हाथ है, जो सरकार का कल्याणकारी हाथ है, वो ऐसे चमत्कार कर सकता है। अंशुमान जी, आप बता रहे थे कि जीडीपी पर कुछ लोगों के सवाल और शिकायतें थी क्या? हाँ, 1-2 लोगों के प्रश्न थे लोगों का। जैसे किसी का पूछना था कि साहब जीडीपी जब गिर रहा था तब आप उसे सही मान रहे थे, बढ़ गया तो बढ़ गया ये तो मैंने भी देखा। हाँ, तो उसका स्पष्टीकरण समझना जरूरी है, क्योंकि जीडीपी गिरना और जीडीपी सिकुड़ने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जीडीपी गिरने का मतलब ये है कि आपकी इनकम आज 100 रुपये है, अगले साल आप उसे 120 रुपये करना चाहते हैं, साल ख़त्म हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, 110 पर आकर आप टिक गए। आप चाहते थे कि आपकी इनकम 20% बढ़े, पर आपकी इनकम 10% बढ़ी, ये जीडीपी ग्रोथ है। पर जीडीपी का सिकुड़ना ये है कि आपकी इनकम 100 थी, वो तो घट के 50 रह गई, यानी आप जो कमा रहे थे उसको भी आपने गंवा दिया। तो जब जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, तब हम अपने आर्थिक और इनकम के आंकड़ों को नए सिरे से देखते हैं। ग्रोथ का रेट 4% हो या 5% हो या 6% हो या 3% हो, ग्रोथ तो है। नहीं 10 रुपए की ग्रोथ है तो 8 रुपए की ग्रोथ है, नहीं 50 रुपए की ग्रोथ है तो 40 रुपए की ग्रोथ है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हम वापस पलटकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब
जो लोग 100 कमा रहे थे वो 50 कमाने लगेंगे, या उनकी कमाई 50 या 60 रह जाएगी, तो कितने बड़े लोगों की आय पर और इनकम पर असर होगा। यही बात दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने इंश्योर की कि उनका जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की इनकम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, लोगों की आय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जब हम जीडीपी के नए फार्मूले की बात करते हैं, या भारतीय जीडीपी को जो जिसको कुजनेस का मॉन्स्टर कहा डेविड रोजलिंग ने अपनी किताब में ग्रोथ इल्यूजन में हम कहते हैं, तो जब तक आप ग्रो कर रहे थे तब तक थोड़ी थोड़ी कमाई सबकी बढ़ रही थी, जो जिस लेवल पे काम कर, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब हमें डिफरेंस समझ में आया कि नहीं भाई, अब तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत बड़ी हो जाएंगी। पहले से भी थी इनकम इनइक्वालिटी, पहले से भी थी, पर इनकम इनइक्वालिटी में अगर ऊपर के स्केल के लोगों की इनकम 20% से बढ़ रही थी तो नीचे के स्केल वालों की 10% से बढ़ रही थी। अब तो टूट गए जीडीपी, मतलब टूटने में ही बिछड़े सभी बारी बारी वाला वही स्थिति। जब सिकुड़ता है तब हमें इन फार्मूलों की, इन पैमानों की सच्चाई खुलकर सामने आती, और तब वो आर्थिक असमानताएं, तब वो गिनी कोफिशिएंट के मामले सामने आते हैं। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि हमेशा चाइना ने क्यों अपने आप को इस तरह से देखा। चाइना तो कॉन्ट्रैक्शन में नहीं गया कोविड के दौरान, सिर्फ 0% की ग्रोथ आई, हम तो कॉन्ट्रैक्ट हुए। उन्होंने अपने पूरे फार्मूले को सिर्फ बदल दिया कि उन्हें लगा कि नहीं, अब प्रोडक्शन साइड से हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी बदलने के साइड से वैल्यूएशन करेंगे। तो हमेशा अक्सर ऐसे मौके नहीं आते, संकट में ही चीज़ें बदली जाती हैं। अगर 1991 में संकट नहीं आया होता तो हम रिफॉर्म ही नहीं कर रहे होते, हम तो आराम से जी रहे थे, अगर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस नहीं आई होती तो अगर हमारे, तो जब संकट आते हैं तब हम अपने सोचने 1991 तक हम बंद अर्थव्यवस्था थे। अब आज आप देखिए, जब हम संकट में, तो हमें समझ में आ रहा है ना कि हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, मैं बैंक, मतलब जब लॉकडाउन लगता है तब आपको पता चलता है कि यार बैंक में बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। लॉकडाउन जब लगता है तब आपको पता चलता है कि भारत में इतना बड़ा इनविजिबल इंडिया है। नहीं, वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसको और लोकल और ज्यादा व्यक्तिगत स्तर से समझिए। तो लॉकडाउन लगता है तो आपको समझ में आता है कि यार अपने खर्च का हिसाब हम गलत लगाए। हाँ, लॉकडाउन लगता है तब आपको समझ में आता है, जो लॉकडाउन के दौरान आपकी नौकरी जाती है या आपकी तनख्वाह कटती, तो आपको समझ में आता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर 3-4 महीने काम नहीं होगा तो आप काम कैसे चलाएंगे? आपके पास क्या कोई इमरजेंसी फंड है जो आपके 3-4 महीने के खर्चे बिल्स तो नहीं खत्म हो जाएंगे? तब हमें समझ में आता, तब हम सोचते हैं यू हैव टू रीकैलकुलेट एवरीथिंग। हाँ, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर अगेन, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फिर से कैलकुलेट करके हर महीने एसएमएस आया और सैलरी आ गई और खर्च होकर चली गई। लेकिन वो ये बहस केवल देश की बहस नहीं, हर व्यक्ति के लिए बहस है। मुझे लगता है जितने लोगों ने लॉकडाउन के दौरान सबने इसे रिकैलकुलेट किया होगा, रीअसेस किया होगा, अपने खर्च, अपने फ्यूचर को लेकर नए सिरे से सोचा होगा। तो हम देश के फ्यूचर के लिए नए सिरे से सोचने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि नए तरह से ऐसा फार्मूला लेकर आए जिससे हमें समझ में आए कि जितना उत्पादन हो रहा है उससे हमारे लोगों की इनकम में क्या बढ़ोतरी होगी। हाँ, अंशुमन जी, एपिसोड खत्म हो रहा है आज का, उससे पहले इस हफ्ते क्या लिखना पढ़ना देखना हुआ आपका? इस हफ्ते एक तो मैं जो रामचंद्र गुहा की नई किताब आई है, दिस कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्रिकेट पर रामचंद्र गुहा की कोई किताब आई है। इससे पहले वो उनकी बहुत फेमस किताब थी कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, वो मैंने पढ़ी थी, तो उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। वो दिलचस्प किताब है। और रामचंद्र गुहा क्रिकेट को जब लिखते हैं तो पूरे मन से, पूरे रज के, बहुत कायदे से लिखते हैं। तो वो मैंने पढ़ी। और भारत में क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोग जानते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं जानते लोग जो वो किताब बताती है। दूसरी किताब मैंने पढ़ के ख़त्म की, वो प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी जो आई है, अनफिनिश्ड। थोड़ा हिस्सा सहज सामान्य है, थोड़ा हिस्सा स्ट्रगल से है, लेकिन अच्छी किताब है। मतलब खासतौर से ऑटोबायोग्राफी अच्छे साहित्य होते हैं जिनसे पढ़कर आप स्ट्रगल को और उससे फेस करने के और एक्सपीरियंस, और उससे आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप को। बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। तो वो पुस्तक मैंने पढ़ के ख़त्म की। और ये कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसकी पढ़ाई अभी चल रही है। एक सीरीज़ आई है समुराइज पे। हाँ, द समुराइज ऐसे कुछ करके है। और दरअसल क्या है कि जापान की हिस्ट्री हमको बहुत कम पता है। खासतौर से जापान के नेशन बनने से पहले की जो हिस्ट्री है वो कम पता है। और कैसे जापान के जो अलग अलग कबीले थे और वो कबीले कैसे लड़ते थे और जापान कैसे यूनिफाई हुआ, और किस तरह से पोर्चुगीज़ का एक भटका हुआ शिप जापान के कोस्ट पर जाकर लगा और उसमें बारूद और गन्स थी।
तब तक जापान के लोग केवल तलवार से लड़ते थे और नोबुनागा जो वहाँ का सबसे बड़ा समुराई लीडर था जिसने जापान को यूनाइट किया माना जाता है कि उससे पहले तक जापान, उसको कैसे वो चमत्कार हाथ में लगा और कैसे उसने उसके बाद सारे कबीलों को उस बारूद के दम पे हराया, तो वो अच्छी जापानीज़ हिस्ट्री है। और दूसरी चीज़ है कि वो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री काफ़ी सारे हिस्टोरियंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब बेस्ट हिस्टोरियंस जो जापान की हिस्ट्री के बेस्ट हिस्टोरियंस हैं। तो जापान के इतिहास के बारे में हमारे पास जानकारियाँ कम हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम यूरोप और उसके इतिहास को पढ़ते हैं। तो वो सीरीज़ मैंने देखनी शुरू की है, 2 एपिसोड, अच्छी सीरीज़ है। अगर आप जापान के इतिहास समुराई, हाँ, मैंने उसको तो मार्क करके रखा है, उस कल्चर को देखना चाहते हैं तो वो अच्छी सीरीज़ है, वो मैंने देखना शुरू किया। मैंने वो देख ली, मूवी पर थी, अभी शायद नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी कुछ एक दिन में। मैराडोना पर डॉक्यूमेंट्री है, आसिफ कपाड़िया की बनाई हुई है और बहुत अच्छी और पेले पे भी डॉक्यूमेंट्री आ गई है। हाँ, आ गई है, वो नेटफ्लिक्स पे है। जो लोग फुटबॉल या सॉकर पसंद करते हैं वो भी मुझे देखनी है, लेकिन मैं पहले समुराई देख रहा था तो मैराडोना वाली मैंने मूवी पे देख ली है, वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाया आसिफ कपाड़िया ने। उसमें बहुत सारी चीज़ें रेफरेंस, मैराडोना का जो राइज फॉल, पीछे की पॉलिटिक्स, सारी कंट्रोवर्सीज, सब कुछ उन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। कई जगहों पे आपको थोड़ा सा कहीं लगता है खटकता है कुछ चीज़, लेकिन मैं स्पॉइलर यहाँ पे नहीं डालना चाह रहा हूँ तो लोग देख लें। और दृश्यम 2 मैं देख गया। अच्छा, दृश्यम 2 देख गया। दृश्यम 1 भी देख गया था, वो मोहनलाल वाली ही देखी थी, अजय देवगन वाली भी बाद में देखी थी। दृश्यम 2 भी देख गया। एक अच्छी क्राफ्टेड स्टोरी है वो दृश्यम 2, अच्छी क्राफ्टेड थ्रिलर वो उन्होंने बना के सफलतापूर्वक बनाई है उन्होंने, तो वो देखने लायक है। पढ़ाई कुछ नहीं हुई है, सब पे एकदम साफ साफ बता रहे हैं, लोग कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपनी शिकायत लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, सवाल तो ज़रूर पूछिए, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं सिद्धांत, साथ में है अंशुमान जी, कैमरे के पीछे अमितेश हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया, धन्यवाद।